Hello, future nursing superintendent. Here I am Rings, and I am a nursing officer in AIMS. And also, I got selected in the Railway Kolkata. After some days, officially I will be the nursing superintendent. So आज मैंने सोचा कि बहुत सारा वीडियोस मैं खुद से अपलोड कर दिया, बट टुडेज वीडियो इज ओनली बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मल्टीपल टाइम्स आप लोग पूछते हो, मैं से बुक से पढ़ाई की थी, आपको कौन सा बुक से करना है, आप लोग पूछते रहते हो. तो इसके लिए मेरा आंसर ऑलवेज द पीयर ज़ादव एंड टारगेट है. पीयर ज़ादव बेसिक्स के लिए चाहिए, क्योंकि रेलवे में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी देते हैं, तो उसके लिए आपको पीयर ज़ादव पढ़ना ज़रूरी है. अगर आप ऑलरेडी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंटेंट आपको मिल रहा है और आपके पास और भी बुक्स है, तो आप पीयर ज़ादव का थ्योरी को छोड़ सकते हो, बट नेवर एवर इग्नोर द पीयर ज़ादव MCQ बुक. पीयर ज़ादव प्लस टारगेट आई और मिशन परिचयिका इज द आंसर ऑफ माइन. ये था नर्सिंग के लिए. उसके बाद नॉन नर्सिंग के लिए भी आप लोग ये वाला क्वेश्चंस भी आप लोग पूछते रहते हो. नॉन नर्सिंग के लिए मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि RRB का नॉन नर्सिंग जो होता है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के एक सेक्शन आता है, जनरल साइंस एंड जनरल स्टडीज़ का एक आता है, एंड उसके साथ मैथ, रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग जो होता है, एप्टीट्यूड, सब उसके लिए भी 10 मार्क्स आता है. सो उसका सेक्शन अलग होता है. तो अब मैं बोलती हूँ कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस के लिए आप यूट्यूब चैनल SSC अड्डा 24/7 फॉलो करो. उसमें बहुत सारा आता है. तो ऐसा नहीं कि आपको उधर RRB सुपरिटेंडेंट एग्जाम्स के लिए ही GK GS मिलेगा, ऐसा नहीं है. दूसरा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम और कोई भी रेलवे का एग्जाम पर्टिकुलर, उसके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं, वो वाला फॉलो करो, वही काफ़ी है. और मैं बोलूँगी मैथ, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कोडिंग, डिकोडिंग, ये जो सेक्शंस है उसके लिए आप फॉलो करो. इमरान सर मैथ्स का एक यूट्यूब चैनल है, नाम ही है इमरान सर मैथ्स. उसमें आप जाओ, आप भी समझ सकते हो कि वो वाला चैनल इज़ द बेस्ट. और रह गया क्या, करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आप करने का ज़रूरत नहीं है. जब एग्जाम डेट आएगा उसमें आप जो टाइम मिलेगा आपको, उसमें लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स करो, उसके लिए काफ़ी है. वो भी आपको SSC अड्डा में ही मिल जाएगा. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द रेलवे सुपरिटेंडेंट का एग्जाम्स में मेडिकल में क्या क्या होता है. इधर मेडिकल वेरिफिकेशन थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, उसके लिए टाइम लगता है 3 to 4 days ऐसे करके. बट फिजिकल एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन, पर्टिकुलर किसी का पावर रह गया तो पावर चेक करते हैं. तो इट्स नॉट एबनॉर्मल, कुछ इसमें नहीं है. तो अगर आपका पावर है तो वो मेंशन करेंगे, उसको चेक करेंगे. अगर आपका एज 30+ है तो आपको उस टाइम यूरिन टेस्ट और कोई पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट का ज़रूरत होता है. किसी ने पूछा था कि हम लोगों को हाइट मैंडेटरी, ऐसा कुछ हम लोग के लिए तो नहीं है. जिन लोगों का ट्रेनिंग का ज़रूरत होता है जो पोस्ट के लिए, तो उनके लिए वो मैंडेटरी है. हम लोग के लिए ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट चेक करते हैं, दैट्स इट. इसमें टेस्ट तो ज़्यादा नहीं होता है, बट लेंदी प्रोसेस इसलिए बोला था कि उसमें पेपर वर्क ज़्यादा होता है. नेक्स्ट RRB एग्जाम्स कब होने वाला है, एग्जाम डेट मार्च और अप्रैल 2026 में आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन कब होने वाला है. नेक्स्ट एप्लीकेशन कैलेंडर आउट हो चुका है, तो आप सोच सकते हो कि जुलाई टू सितंबर में आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पोस्ट. इसके लिए मैं इतना कुछ नहीं बोलूँगी. इधर मैंने मेरा वीडियो का स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो. आई होप इट विल हेल्प यू. नेक्स्ट वन इज द माई स्ट्रेटेजी. आप लोग पूछते रहते हो कि कैसे मैंने किया था, तो इसके लिए भी मैं अगेन एंड अगेन मैं कुछ नहीं बोलूँगी. इसके लिए भी आप ये वाला वीडियो देख लो. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट माई स्ट्रेटेजी, सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो. नाउ द सैलरी डिफरेंस बिटवीन द एम्स एंड RRB. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे तो इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. दोनों का ही पे लेवल 7 एज पर 7 CPC. सिर्फ अलग ये होगा कि रेलवे में एक बोनस मिलता है, वो भी फुल सैलरी का नहीं होता है, उसका पर्टिकुलर अमाउंट इज 18,000 समथिंग. सो वो दिवाली में मिलता है, वही अलग होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें मिलता है. दूसरा सब सेम है. अदरवाइज XYZ कैटेगरी का हिसाब से सैलरी जैसे जैसे होता है दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट में, रेलवे में भी सेम ही होता है. इसमें और बेनिफिट्स तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग बेनिफिट्स है. उसके लिए मैं अलग से एक वीडियोस अपलोड करूँगी कि ESIC में क्या एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स होगा, रेलवे में क्या क्या बेनिफिट्स है, एम्स में क्या बेनिफिट्स है. आपका जो ऑफिशियल बेनिफिट्स तो होता है, जो आपको इनर फ्रूट्स में भी क्या क्या बेनिफिट्स उसमें ऐड होता है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो डालूंगी, आउटर फ्रूट्स प्लस इनर फ्रूट्स के बारे में. सो दैट्स द होल थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे के लिए हायर एजुकेशन कितना होना चाहिए. रेलवे में किसी को भी एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है. अगर इफ़ यू हैव कंप्लीटेड GNM, BSc, MSc, पोस्ट बेसिक कोई भी कोर्स, यू आर एलिजिबल फॉर अपियरिंग द RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम्स. सो दैट्स द होल थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू क्रैक RRB इन 2 months और 3 months. इट इज़ पॉसिबल. मुझे देखो,
मैंने एम्स भी ऐसे ही क्रैक किया, उसके बाद बैक टू बैक रेलवे का, उससे पहले ESIC का भी। इसमें मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, लाइक अदर कैंडिडेट्स मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं दिन में 6 to 7 आवर्स स्टडी करती थी। मैं कभी भी ये वाला नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं ज़्यादा पढ़ाई करके ही मैं क्रैक किया। अगर आपके पास 2 महीने हैं, आपको स्टडी करना है एटलीस्ट 12 to 13 to 14 आवर्स पर डे। देन इतना ह्यूज जो सिलेबस है आप कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद आपका रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना है, MCQ भी करना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। पूरा होल सिलेबस आपको कवरेज देने के लिए आपको अगर 2 मंथ्स पढ़ना है तो पर डे 12 to 14 आवर्स आपको स्टडी करना ही है। 1-2 दिन आप चीट कर सकते हो, बट ऐसे नहीं कि आप पर डे 7 to 8 आवर्स देके आपका नहीं होने वाला है। ये मैं सेल्फ स्टडी के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करके ही एग्जाम्स क्रैक किया। 3 एग्जाम्स ही सेल्फ स्टडी करके ही किया। अब बेसिक्स क्लियर करने के लिए भी टाइम देना पड़ता था, उसके बाद पूरा पढ़ने के लिए, उसके बाद मेरा रिविजन करने के लिए भी टाइम लगता था। मैं इतना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर नहीं किया था, इसलिए मुझे टाइम वेस्ट नहीं हुआ। जो मुझे याद नहीं रहता उसके बाद सिर्फ सेल्फ नोट्स थोड़ा थोड़ा करके लिखा था, ज़्यादा पूरा सिलेबस का सेल्फ नोट्स नहीं किया था। सो इसके लिए मुझे टाइम वेस्ट नहीं हुआ। बट अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लासेस ले रहे हैं तो अगर मैं बोलूँगी उसके लिए आपका तो क्लास में ही टाइम वेस्ट होता है। आपको ये एनालिसिस करना है कि वो क्लास करके आपका ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि आपका सेल्फ स्टडी में ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके वो वाला टॉपिक खुद से बहुत पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा, खुद से आप उसको बेसिक्स क्लियर करके अगर आगे बढ़ोगे, तो अगर उसमें टाइम इतना कंज्यूम नहीं होता है तो आप सेल्फ स्टडी में बढ़ो। अगर आप देख रहे हो कि सेल्फ स्टडी में आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आप कोचिंग से वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद सेल्फ स्टडी करो। तो उसमें दोनों का टाइम से आपको एडजस्ट करना है कि कितना आवर्स कोचिंग में देना है, कितना आवर्स सेल्फ स्टडी। इसमें मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैं सेल्फ स्टडी में बोल रही हूँ, तो सेल्फ स्टडी में मैं बोल सकती हूँ। आपका एग्जाम्स कब है, कितने मंथ्स बाद है, आपका ड्यूरेशन कितना है, उसके ऊपर आपको स्टडी आवर्स एडजस्ट करना है। अगर आपके पास 6-7 मंथ्स हैं तो गो फॉर 7 to 8 आवर्स स्टडी पर डे। अगर आपके पास 2 to 3 मंथ्स है तो यू हैव टू स्टडी 12 आवर्स एटलीस्ट इन अ डे, दैट्स इट। अदरवाइज आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। देन यू विल से कि ये लोग वीडियो में कुछ भी बोलते हैं, बट ऐसे नहीं बोलते हैं, करके ही बोलते हैं। सो आपको उसमें कॉन्सिस्टेंट रहना है। आप 2 दिन 12 आवर्स पढ़ के आप नेक्स्ट डे जाके 2 आवर्स पढ़ के आप थोड़ा आप उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं होने वाला। इफ यू हैव टू सेल्फ मोटिवेटेड, यू हैव टू consistent on your study hours, then you will achieve your goal. Next question is that कितने मार्क्स चाहिए कि मैं श्योर हो सकती हूँ कि मैं सिलेक्टेड हूँ। ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, ये तो आपका क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर ही डिपेंड करता है, और कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, सबका कितना मार्क्स आ रहा है। तो इसके ऊपर बहुत सारा फैक्टर्स होता है जो इसमें काट ऑफ में आपका इफेक्ट करता है। तो इसके लिए कोई भी इंसान नहीं बोल सकते कि ये वाला आपको मार्क्स चाहिए। तो फिर भी आपको एनालिसिस करके समझना पड़ेगा कि हाँ, इतना होने से एक रेंज हो सकता है कि इतना होने से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। इसका 90 to 95 चांस होता है। सो ये भी रेलवे में जोन वाइज भी आपका वेरी करते हैं। ऐसे भी नहीं बोल सकते वो जोन में हमेशा ही ऐसा लो कटअप रहेगा और ये जोन में हमेशा ही हायर कटअप रहेगा। आप सोच सकते हो कि हाँ, हो सकता है इसमें लो ही रहेगा, बट इतना लो मत समझो कि हाँ इसमें इस बार 50 कटअप आया था तो नेक्स्ट बार भी ऐसे आने वाला है। ऐसे नहीं होता है। सो आपका पूरा ऑल ओवर आपको ऑल इंडिया सोचना पड़ेगा कि हाँ, जो हाईएस्ट कटअप जिसमें जो जोन में आ रहा है उसको वही सोच के आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। अगर कोलकाता जोन में 70 कटअप गया, किसी गुवाहाटी में अगर 55 गया, पर आप सोच रहे हो कि मेरा 55 लेकर आऊँगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वही 70 पे स्टिक होने ही प्रिपरेशन लेना चाहिए कि हाँ, ये पूरा यही अगर किसी ने इस पर 70 ले लिया तो ऐसा भी कोई आ सकता है कि ऐसा भी बहुत सारा भी आ सकता है कि वो 75 से बहुत सारा मार्क्स ले सकते हैं। सो इसके लिए मैं बोलूँगी अगर आपका मार्क्स 65 to 70 है, आप सोच सकते हो कि आपका सिलेक्शन एटलीस्ट 90% श्योर है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। 65 to 70 ऐसे सोच के, ये मार्क्स सोच के, क्योंकि आफ्टर एग्जामिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि कितना होने वाला है, क्योंकि उसका एग्जाम डिफिकल्टी हम लोगों को पता चलेगा, बट बिफोर एग्जाम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। सो उसके लिए इफ़ यू आर गिविंग द मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज, देन यू विल जस्ट स्टिक ऑन दैट मार्क्स कि मुझे 70 ऐसे आसपास में रहना है, 65 to 75 के आसपास में मुझे ट्राई करना है। ऐसे मोटिवेशन लेके करो तो यू विल बी ग्रेट इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट मैं वर्किंग हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं इधर एक वीडियो का स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू, आई नो इट विल हेल्प यू। क्योंकि मैं भी रेलवे के एग्जाम दिया था एम्स का ज्वाइनिंग के बाद ही,
तो उसमें मैं भी थोड़ा एडजस्ट करके पढ़ाई करके भी दी थी. बट देन व्हाट इज़ माई टेलीग्राम चैनल नेम? वंडर रिंग्स. You can see here, this is my telegram channel, look like this. And next about the test series. बहुत सारा ऐसा है कि आपको पता नहीं है कि मैं रोज़ डेली क्विज पोस्ट करती हूँ मेरी टेलीग्राम चैनल पे. उसमें मैं 20 का क्वेश्चंस का पोस्ट करती हूँ, 1-2 सेट पोस्ट करती हूँ. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मैं फुल मॉक टेस्ट डालती हूँ. वो तो फ्री में है, जस्ट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड आपको संडे को एवरी संडे आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेगा. उसमें ऑलरेडी आज संडे है, आज मैंने नंबर 8 फुल मॉक टेस्ट 8 पोस्ट किया. एंड उसका पहले जो मॉक टेस्ट है वो भी अवेलेबल है. यू कैन अवेल दैट थिंग्स ऑल्सो. सो जस्ट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. आई होप मैंने सब आंसर्स दे दिया. इसके बाद और क्या हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है कि उसके बाद और कोई कन्फ्यूजन रह सकता है. हाँ, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कन्फ्यूजन हो सकता है. प्रिपरेशन रिलेटेड और कन्फ्यूजन मत रखो. इतना कन्फ्यूज होकर प्रिपरेशन लोगे तो उसका नेगेटिव असर बहुत सारा होने वाला है. तो आप जस्ट स्टिक हो, आप उसमें स्टिक रहो और आपको स्पेसिफिक होकर प्रिपरेशन लेना है. उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, मैं तो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग जो चेकलिस्ट है, क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, वो मैं पोस्ट करूँगी. अभी तो आपका एग्जाम्स ही नहीं हुआ, तो ज्वाइनिंग चेकलिस्ट लेके आप क्या करोगे? पहले एग्जाम्स दो, रिजल्ट्स आने दो, पहले वो एग्जाम्स क्रैक करो. रिजल्ट में उसमें भी आफ्टर दैट भी प्रोसीड्योर है, वो सब करो. ज्वाइनिंग का चेकलिस्ट तो आ जाएगा. अभी तो 1 साल है ना, मेरा ही ज्वाइनिंग अभी तक चल रहा है, तो आपका तो और 1 साल लगेगा. तो उसमें कोई भी टाइम निकाल के मैं पोस्ट कर दूँगी. सो बाय बाय.